साथ ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। क्या है मौजूदा समीकरण? विधायी मामलों के जानकार रामनारायण यादव से खास बातचीत हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने की। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का जो गणित है वो बदला है। एक जो विधायक हैं वो सांसद चुने गए हैं, एक विधायक जो है वो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जबकि एक तीसरे विधायक राकेश दौलताबाद थे जिनका आकस्मिक निधन हो चुका है। ऐसे में अब हरियाणा विधानसभा का जो गणित है उस पर और साथ ही अब राज्यसभा की जो सीट हरियाणा में खाली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जो लोकसभा में सांसद चुने गए हैं उनकी जो राज्यसभा की सीट है वो भी खाली हुई है। तो क्या पूरा गणित है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के रिटायर्ड हो चुके अतिरिक्त सचिव और पंजाब विधानसभा के सलाहकार और साथ ही विधायी मामलों के जानकार रामनारायण यादव मौजूद हैं। यादव साहब, क्या स्थिति है पूरे इस वक्त हरियाणा विधानसभा के सदन की सदस्यों की बात करें, क्या गणित है और किस तरीके से आप इस विधानसभा के गणित को अब देखते हैं और कार्यकाल कब तक का है विधानसभा का? देखिए पवन जी, कार्यकाल विधानसभा का 3 नवंबर 2024 तक है। 4 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और जो गणित की बात है वो इलेक्शन शुरू होने से पहले 87 थी और इलेक्शन के बाद भी फिर 87 ही रह गई है, क्योंकि एक मेंबर हमारे इलेक्ट होकर आ गए हैं, एक की डेथ हो गई थी और एक फिर दूसरे लोकसभा के इलेक्शन के लिए जीत गए हैं। लेकिन पार्टी वाइज पोजीशन जो आज विधानसभा में है वो बीजेपी की 41, कांग्रेस की 29, 5 इंडिपेंडेंट, 10 जेजेपी के और एक कांडा साहब का और एक चौधरी अभय सिंह जी का है। इस तरह ये 87 का है और इसके बहुमत के लिए जरूरत होती है 44 की। तो बहुमत के लिए अब 44 पर आगे बात रुक जाती है और जहाँ तक राज्यसभा का लेकिन अभी जो सदन में 87 का जो सदन है सर, उसमें जो बहुमत है उसके लिए आपने कहा कि 44 की जरूरत है। अभी जो वो क्या विश्वास प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि बात बार बार ये हो रही है कि अल्पमत में सरकार, हालांकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधायक बनने के बाद उपचुनाव जीतने के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। उन्होंने ये कहा है कि विश्वास प्रस्ताव बार बार कांग्रेस लेकर आती रही है लेकिन उनके पास गणित नहीं है, आंकड़ा ही नहीं है। लेकिन अब इस वक्त स्थिति जो है, क्या विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या सर? और क्या सदन जो बुलाए जाने की समय सीमा है वो कितनी बची हुई है सर? अब सदन कब तक बुलाया जाना चाहिए, मतलब नियमानुसार? देखिए अभी आप सभी को पता है कि 12-13 मार्च को अभी हमारे सीएम साहब ने विश्वास प्रस्ताव हासिल किया था और अब क्योंकि विश्वास हासिल कर लिया है और हमारा सेशन है नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव तो अब आ नहीं सकता। अब विश्वास प्रस्ताव आएगा यदि हमारी अपोजिशन गवर्नर साहब को ये सेटिस्फाई कर देती है कि हमारे पास 44 का बहुमत है, यानी कि बहुमत है, हम सरकार से ज़्यादा हैं। तो उस हालत में अगर गवर्नर साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप बहुमत सिद्ध करिए और समय भी वही तय करेंगे कि इतने दिन में तय कीजिए। लेकिन ये बात पॉलिटिकल होती हैं। सरकार आज बहुमत में है और तब तक बहुमत में रहेगी जब तक वो सदन में सिद्ध नहीं हो जाती। सर, अभी जो वो एक चर्चा है सूत्रों के हवाले से मीडिया में चर्चा है कि जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों के इस्तीफे दिए जाने की बात चर्चा में है, लेकिन अभी तक कोई इसकी आधिकारिक बात नहीं है। अगर 2 विधायकों का या 3 विधायकों का इस्तीफा हो जाता है तो फिर ये जो गणित इस वक्त 87 का है ये कहां पर चला जाएगा? फिर उसके बाद सरकार को बहुमत के लिए कितने लोगों की जरूरत रहेगी, कितने सदस्यों की संख्या बल की क्या जरूरत रहेगी सर? देखिए ये जो है कौन सी पार्टी के इस्तीफा आ रहे हैं, कौन सी करनी, मैं इस बात पर नहीं जाता। लेकिन अभी मैं जैसे दौलताबाद इसका राकेश जी का खाली हुआ था, मैं उस दिन वोट डालने के लिए वहीं था बादशाहपुर में, अकस्मात कुछ बात हो जाती है, मान लिया कि 2 सीट खाली हो जाती हैं तो हमारी फिर स्ट्रेंथ हो जाएगी 85 में फिर बहुमत के लिए 43 की जरूरत हो जाएगी, हमारी फिर बहुमत भी कम हो जाएगा। तो उन हालातों में उसी हिसाब से बहुमत भी कम हो जाएगा और 43 का हाउस हो जाएगा। उसी के हिसाब से फिर स्ट्रेंथ और गवर्नमेंट का विश्वास और विश्वास प्रस्ताव डिसाइड होगा।
सर अभी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो राज्यसभा से जो वो सांसद थे, अब वो लोकसभा से सांसद चुन लिए गए हैं। नियम क्या कहते हैं सर, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा राज्यसभा के सीट जो उनके पास थी उससे, या वो इलेक्टेड हो गई हैं, वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं, 4 जून को नतीजे आ गए हैं, तो एक तरीके से उनकी जो सीट है वो खाली मान ली जाएगी? नहीं, वो ऑटोमेटिक खाली नहीं मानी जाएगी। हर मेंबर को जो भी दूसरी सीट पर इलेक्ट हुए हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये हमारे 2 रूल्स में गवर्न होते हैं। एक तो साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स होते हैं 1951 के, एक हमारे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के सेक्शन रूल 191 है शायद, उसके अंडर होती है। तो ये 10 या दोनों में, एक में 10 और एक में 12 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है। और इसमें ये भी है कि अगर मेंबर 2 से इलेक्ट हुए हैं और वो इस्तीफा एक सीट से नहीं देते तो उनकी दोनों सीट ही खत्म हो जाएंगी। इस वजह से इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा एक सीट से, ये उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस्तीफे देने के बाद ही होगा। और इस्तीफे देने के बाद में ये राज्यसभा की सीट अभी 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, तो इसके लिए इलेक्शन भी होगा। और जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है या अंदाज़ा है कि ये बहुत ही जल्दी इलेक्शन कमीशन इसकी नोटिफाई कर देंगे इलेक्शन की, और या तो सेशन या बगैर सेशन के ये इलेक्ट इसमें मेंबर को इलेक्शन के लिए हरियाणा असेंबली को, हरियाणा गवर्नमेंट को कह सकता है इलेक्शन कमीशन। जी सर, अभी जो वो ये जो राज्यसभा की सीट है ये कांग्रेस के पास थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में सांसद थे, अब वो लोकसभा में चले गए हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन हो जाती है, सीट खाली हो जाती है, चुनाव के लिए यहाँ जब स्थिति बनती है, तो इस वक्त आंकड़ा जो है वो बड़ा मार्जिन के तौर पे बड़ा जो संख्या बल है वो तो सत्ता पक्ष के पास है सर। हाँ देखिए, ये सीट तो खाली होनी ही होनी है, क्योंकि रूल में हमारे में 10 या 12 दिन दिए हुए हैं, एक में 10 और एक में 12 दिन। तो 12 दिन लेटेस्ट मानिए तो वो तो इस्तीफा खाली सीट होनी ही होनी है। और इलेक्शन भी इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये पब्लिक का इलेक्शन तो है नहीं, राज्यसभा का इलेक्शन है, मेंबर्स के है, मेंबरों के द्वारा करना है। तो ये बहुमत के हिसाब से होगा। और जहाँ ये एक ही सीट है तो 1 to 1 इसमें फाइट होगी, जिसके पास बहुमत होगा उसको ये सीट मिलेगी। सर अभी जो है वो बहुमत के मुताबिक सीट मिली है, लेकिन अभी जो आंकड़ा है विधानसभा का, हरियाणा का विधानसभा का जो आंकड़ा, उसमें सत्ता पक्ष की एक तरीके से मजबूती है, सत्ता पक्ष के पास जो है वो पूरा बहुमत है इस वक्त। देखिए, अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी मार्च में ही सीएम साहब ने विश्वास मत प्राप्त किया है, और जब तक उनको विश्वास मत नहीं खो देते तब तक वो विश्वास मत में हैं, यानी कि उनका बहुमत है। तो जब तक ये हाउस तय नहीं कर लेता कि कौन बहुमत में है और कौन बहुमत में नहीं है, तब तक गवर्नमेंट बहुमत में है। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है वो मार्च में खत्म हुआ है, स्थगित हुआ है अगली कार्रवाई तक के लिए। तो अब नियम क्या कहता है सर, सत्र जो है वो कब तक बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव भी है हरियाणा का, तो क्या उससे पहले जो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? देखिए, ये तो हाँ, ये देखना तो गवर्नमेंट का काम है, हमारी कैबिनेट का, कि वो कब सेशन बुलाते हैं जनरली। लेकिन अब ये स्पेसिफिक स्थितियों में आ रहा है, क्योंकि ये विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। अरे भी इसमें सारी ही पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, सारे पार्टीज़ के लीडर इन्वॉल्व हो जाएंगे फील्ड में। तो ये सभी, और ख़ासकर गवर्नमेंट भी जल्दी ही ऐसा टाइम निकाल के सेशन बुलाएगी, और ये देखते हुए भी कि इलेक्शन कमीशन कब का नोटिफाई करती है राज्यसभा के इलेक्शन भरने के लिए। तो ये 12 सितंबर से पहले ये सेशन आना है, क्योंकि 6 महीने की रिक्वायरमेंट 12 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी, उससे पहले आएगा। और इसमें भी विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर अपने शेड्यूल को, अपने कार्यक्रम को, अपने बेनिफिट को देखते हुए, बेनिफिट सभी का है, देखते हुए अपना ये फिक्स करेंगे, और जल्दी ही करेंगे कि ये हो सकता है कि अगस्त तक ही ये फारिग हो जाए विधानसभा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। हमारे साथ विधायी मामलों के जानकार और हरियाणा विधानसभा के सेवानिवृत्त अतिरिक्त सचिव रामनारायण यादव थे, जिन्होंने तमाम मामलों पर जानकारी दी, खासतौर पर हरियाणा विधानसभा का जो अभी गणित है, जिसमें सत्ता पक्ष के पास कितना आंकड़ा है, विपक्ष के पास क्या बहुमत है, इसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।